एपिसोड 10। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अब अब्दुल को व्हील चेयर पर देखता है क्योंकि अपने भाई से झगड़ा करते दौरान उसके पैर पर चोट लग गई होती है और अब उसे एक स्टिक या व्हील चेयर का सहारा चाहिए चलने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि अब्दुल को सूर्या और प्रमोद ने उठा लिया और पुलिस कमिश्नर भी क्यों कुछ नहीं कर पाए, उसका रीजन ये था कि अब्दुल को उन लोगों ने उसके घर से उठाया था जबकि उसे मुंबई पुलिस के अंडर में जेल में होना चाहिए था। वहीं एक पार्टी का लीडर इस स्कैम के चलते अब्दुल पर पीआई फाइल कर देता है। अब्दुल जब इस पीआई फाइल के बारे में दाम्बे से पूछता है तो वो उसे टेंशन ना लेने को कहता है और कहता है कि एसटीआई टीम भी उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन टेंशन तो उसे लेना ही पड़ेगा क्योंकि एसटीआई टीम तो खुद दाम्बे को ही उठा के ले जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि प्रमोद जय सिंह जो इंसान कभी एक मॉब को भी संभाल नहीं पा रहा था वो इतना पावरफुल कैसे बन गया, वो इसलिए क्योंकि तब वो एसआरपीएफ था और एसआरपीएफ के पास किसी को भी अरेस्ट करने की पावर नहीं होती। लेकिन जो पीआई फाइल रजिस्टर हुई थी उसकी वजह से कोर्ट ने प्रमोद जय सिंह के इन्वेस्टिगेशन टीम को कंप्लीट पावर मिल गई थी और अब वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता था जो कि केस में इन्वॉल्व हो। और अगर आप अब तक प्रमोद जय सिंह को नहीं पहचान पाए हैं तो आपको बता दूं कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर निरहुआ है। तो हमारे निरहुआ यानी कि प्रमोद जय सिंह एक एक करके मुंबई और कर्नाटका के सारे मेंबर्स को उठाने लगते हैं जो भी इस स्कैम में शामिल थे। अब्दुल का वकील कामले उससे कहता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि स्कैम पूरी तरह से बाहर आ गया है। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा तो ही अब्दुल बाहर आ पाएगा जो कि उसे नहीं मिल रहा। वहीं अब्दुल से सच निकलवाने के लिए डीजीपी और सूर्य प्रताप नार्कोटिक टेस्ट करवाने को कहता है। सूर्य प्रताप को नार्कोटिक टेस्ट के लिए परमिशन मिल जाती है जिसके बाद हम अब्दुल की अम्मी को देखते हैं जो कि अब्दुल को उससे मिलने को कहती है। लेकिन अब्दुल चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब वो रियली में जेल में ही था और अब वो जहाँ चाहे वहाँ पहले की तरह नहीं घूम सकता। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। जादव की पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और अब्दुल के नार्कोटिक टेस्ट हो रहे होते हैं। ये वही सीन है जो हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था जहां अब्दुल ने सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों के नाम ले लिए होते हैं जो भी स्कैम में उसके साथी थे। अब्दुल ने ऐसा इसलिए भी किया होता है ताकि वो लोग प्रेशर में आकर अब उसे बाहर निकाले। लेकिन फिर से टाइम बीत जाता है 2005 और अब्दुल अभी भी जेल में ही होता है। उसकी अम्मी की उसकी राह देखते देखते डेथ हो जाती है। अब्दुल उनकी कब्र पर आखिरी बार मिलने आता है जहां फिर से अब्दुल के छोटे भाई सुलेमान ने पैसे मांगकर अपनी औकात दिखा दी और अब्दुल ने उसे फिर से मारकर भगा दिया। यहाँ उसी पीए और कुछ मिनिस्टर्स ने मिलकर अब्दुल के खिलाफ 20 स्टेट में पीआई फाइल करवा दी होती है जिसके चलते करंट एसटीआई टीम को खारिज कर दिया जाता है और एक नई सीटीआई टीम क्रिएट करी जाती है। मींस की स्टेट टीम को हटाकर सेंट्रल टीम क्रिएट करी जाती है ताकि अब्दुल अपना मुंह बंद रखे और सीटीआई टीम में नए मेंबर्स होंगे तो उन्हें भी ये लोग अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। टाइम और आगे बढ़ता है 2007। अब्दुल जेल में ही होता है और कामले उससे कहता है सेटलमेंट करने के लिए जिसपे कि अब्दुल भी मान जाता है और बाहर निकलते वक्त वो अपनी वाइफ नफीसा से मिलता है जिसकी हालत भी अच्छी नहीं होती क्योंकि स्कैम में फैमिली मेंबर्स को भी कई बार इंटरोगेशन के लिए लाया जाता है। नफीसा अब्दुल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी पर तो इस स्कैम का असर ना पड़ने दे। वो उसे उसके सारे क्राइम खुद कन्फेस करने को कहती है ताकि वो और उसकी बेटी एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। अब्दुल बहुत रोता है और आखिर में एक फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट में अपने स्कैम के रिलेटेड सारे क्राइम कन्फेस कर लेता है लेकिन वो किसी भी और पॉलिटिशियन या पुलिस वाले का नाम नहीं लेता ताकि उसकी वाइफ और बेटी पर कोई खतरा ना आए। सब ये देखकर सरप्राइज्ड रह जाते हैं कि अब्दुल ने सारा इल्जाम खुद पर क्यों ले लिया जिसके बाद फाइनली उसे 13 साल की जेल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल के छापे हुए सारे स्टैम्प पेपर को लीगल कर दिया होता है क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट में स्टैम्प पेपर को अब बदला नहीं जा सकता। जेके और बाकी सब लोगों ने अपने खिलाफ जो भी सबूत थे उन्हें मिटा दिए होते हैं और सब अब्दुल के इस फैसले की कदर भी करते हैं। अब्दुल ने वो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय कर दी होती है जो कि उसने बैंक के लॉकर में छुपा कर रखी थी। कोर्ट के बाहर आते ही वो अपनी वाइफ से मिलता है और अब उसकी वाइफ उससे बहुत खुश होती है क्योंकि अब्दुल ने सच में सब कुछ ठीक कर दिया होता है। पुलिस वैन में जब रिपोर्टर उससे पूछता है कि तुमने सारा इल्जाम खुद पर क्यों ले लिया तब हमें रियल तेलगी का वीडियो दिखाया जाता है जहां उसने भी यही कहा कि उसने अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए लेकिन उसने कहा कि पहले वो अपने सारे क्राइम कोर्ट में कन्फेस करे जिसके बाद ही वो उससे बात करेगी और इसीलिए ही उसने सारे क्राइम कन्फेस कर लिए है। तब रिपोर्टर उससे पूछता है कि कोई प्रेशर के चलते उसने ऐसा किया तब अब्दुल कहता है कि नहीं, लेकिन उसकी आंखों में उसकी वाइफ और बच्ची के लिए डर साफ दिख रहा था। अगर अब्दुल सारा इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेता तो पॉलिटिशियंस उसकी फैमिली को नॉर्मल लाइफ नहीं जीने देते और पॉलिटिशियंस उसको भी मार सकते थे।
10 साल जेल में रहने के बाद फाइनली उसकी हेल्थ के चलते अब्दुल की डेथ हो जाती है। उसकी कब्र पर बहुत से पॉलिटिशियंस, पुलिस और बड़े ऑफिसर्स आए थे। जब कामले उसकी वाइफ को अब्दुल की सारी प्रॉपर्टीज देने आता है तो वो उससे लेने से मना कर देती है और सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को वापस कर देती है। फाइनल क्लिप में हम ओरिजिनल तेलगी का एक और वीडियो देखते हैं जहां वो अपने देश और देशवासियों से माफी मांग रहा होता है जिन्हें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस केस से नुकसान पहुंचा हो। वहीं वो ये भी कहता है कि इन्वेस्टिगेशन तो चलती ही रहेगी और सब लोगों का नाम धीरे धीरे ही सही बाहर जरूर आएगा क्योंकि ये टीम उन्हें छोड़ेगी नहीं। फाइनली वो कहता है कि स्कैम तो ब्रिटिशर्स के टाइम से होते आए हैं और आगे भी होते ही आएंगे, बिजनेस वही रहेगा, सिर्फ आदमी बदल जाएगा। और फाइनली यहाँ ये सीरीज एंड हो जाती है। सीरीज बढ़िया है और सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी, और बस हमें ऐसे ही सीरीज को सपोर्ट करना है ताकि हमें आगे और भी ऐसे अच्छे कंटेंट्स देखने को मिले और हम आगे भी ऐसे और भी कई मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाले हैं जो कि इंटरेस्टिंग और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हो। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।